नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। आप सभी देख रहे हैं टीसी म्यूज़िक क्लासेस की मॉक टेस्ट सीरीज़। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त हैं। और एस्टेट का आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जिन कैंडिडेट्स का एस्टेट क्वालिफाई हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लोगों का एस्टेट क्लियर हुआ है, काफ़ी मैसेजेस हमें प्राप्त हुए हैं। आप सभी को बहुत 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 जो हैं बधाइयाँ। और किसी ने अभी तक रिज़ल्ट हमें शेयर नहीं किया वो भी हमारे जो हैं ऑफिशियल नंबर पे शेयर करें। और स्पेशल बैच जो है शुरू हो रहा है, उसमें सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ करवाई जा रही है, तो आप भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए डिटेल के माध्यम से, जिसमें क्लास रिकॉर्डिंग, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, स्पेशल रागा सेशन, लयकारी सेशन, ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो दोस्तों पुनः एक बार आपका स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस में। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को क्लास के साथ में जोड़ लीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न संख्या 1, शारंगदेव ने जो है किस अंग का संबंध चरण से बताया है? शारंगदेव ने चरण का जो है चरण से किस अंग का संबंध बताया? तेन, पाठ, ताल और स्वर जो हैं कौन से अंग का जो संबंध है आपके चरण से बताया है शारंगदेव जी ने। शारंगदेव जी ने जो है ये प्रबंध के अंग हैं, ये प्रबंध के अंग हैं। प्रबंध के 6 अंग होते हैं, 4 आपके स्क्रीन पे हैं, 2 और बताइए कौन कौन से हैं। तो चरण से किस अंग का संबंध होता है? तो चरण से आपके संबंध हैं, इसमें ऑप्शंस जो हैं आपके दिए हुए हैं उसके आधार पर ताल से भी संबंध है और स्वर से भी संबंध है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 और 4 इसका दोनों सही होगा। चरण का जो संबंध होता है ताल और स्वर दोनों से होता है। और आपके जो हैं तेन जो हैं, तेन और पद का संबंध होता है नेत्र से। तेन और पद का संबंध होता है नेत्र से। और पाठ और विरुद्ध का संबंध होता है हस्त से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या जो है 3 और 4 दोनों सही होगा। ऑप्शन संख्या इसमें शायद ये देना भूल गए थे कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन संख्या 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 2, नाट्यशास्त्र में वृत्त के लक्षणों का वर्णन कितने वृत्त के लक्षणों का वर्णन मिलता है? नाट्यशास्त्र में वृत्त के कितने लक्षणों का वर्णन मिलता है? 64, 26, 108 या 110? कितने जो हैं वृत्त के लक्षणों का वर्णन मिलता है, ये पूछा है नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र के लेखक वही हैं हमारे भरत जी। ठीक है, 36 अध्याय जिस ग्रंथ के अंतर्गत हैं। तो ये पूछा है कि वृत्त के लक्षणों का, तो वृत्त के जो लक्षण मिलते हैं उनका कितना जो है 110 लक्षणों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ताल व वर्ण स्वर योजना वृत्त आपके कहलाती है। गीतों का तालों के साथ साम्य जो है स्थापित करना वृत्त जो है आपके कहलाते हैं। ठीक है, वृत्तों की संख्या जो 6 से लेकर के 26 वृत्तों की संख्या आचार्य भरत ने जो है आपके कही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब है। शारंगदेव ने मार्ग रागों को कितने भागों में आपके बांटा है? 3 में, 4 में, 6 में या 10 में? शारंगदेव ने मार्ग रागों को कितने भागों में बांटा है? तो मार्ग राग जो हैं आपके कितने हो जाएंगे? मार्ग राग हैं आपके 6। कितने हैं? 6। ऑप्शन संख्या 3, देशी राग, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग। क्या है? रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग 4 प्रकार के देशी हैं और आपके मार्ग हैं 6 जो हैं आपके। ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पे 4, प्रबंध की मेदिनी जाति में जो है कितने अंक अनिवार्य हैं? 3, 4, 2 और 6। प्रबंध की मेदिनी जो जाति है उसमें अधिकतम या न्यूनतम कितने जो हैं अंक होने चाहिए? तो देखिए, प्रबंध की तारावली जो जाति है, प्रबंध की 5 जातियां होती है। ठीक है, तो न्यूनतम तो उनमें 2 अंक होना अनिवार्य है और अधिकतम 6 अंक होना अनिवार्य है। लेकिन इसमें जो है प्रबंध की मेदिनी में कितने अंक आपके अनिवार्य हैं? आपके मेदिनी के अंतर्गत हो जाते हैं कितने? 6। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका सही जवाब होगा। दीपनी, भाविनी, तारावली और एक और कौन सी है उसका कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। प्रश्न संख्या है 5, साकांक्ष और निराकांक्ष का संबंध जो है किससे हैं?
तान से, रस से, काकू से या राग से। शाकांश और निराकांश, ये जो संबंध है इनका वो किससे संबंध है? शाकांश और निराकांश दोनों जो है नाट्य शास्त्र में प्रयोग में लिए गए हैं, यानी कि काकू हैं, ये क्या है? काकू। तो नाट्य शास्त्र में प्रयोग में लिए गए हैं और काकू है। तो काकू जो सर्वप्रथम मिलता है वो आपके नाट्य शास्त्र में ही उल्लेख मिलता है। ऑप्शन संख्या 3 काकू से संबंध है इनका। नाट्य शास्त्र में कितने काकू का वर्णन मिलता है? तो 2 का वर्णन मिलता है, ठीक है, 2 काकू का वर्णन मिलता है। तान का सर्वप्रथम उल्लेख नारदीय शिक्षा के अंतर्गत आपके किया गया। रस का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र के अंतर्गत किया गया है। और राग जो है को सर्वप्रथम उल्लेख आपके बृहद देसी ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही और सटीक जवाब होगा। प्रश्न संख्या है 6। पंचम सवारी ताल की तिगुन का आवर्तन एक आवर्तन में कहाँ से प्रारंभ होगी? 11.1/4, 11 मात्रा, 3.3/4 या आपके 5 मात्रा। पंचम सवारी में 15 मात्रा होती है मित्रों, और 4 विभाग इसके अंतर्गत होते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि किस विभाग में 3 मात्रा होती है? तो प्रथम विभाग में जो है 3 मात्रा आपके होती है। अब जो है पंचम सवारी की तिगुन, तो हमेशा ध्यान रखना कि मात्रा आपको पता है तो आप तिगुन उसकी निकाल लीजिए। 15 में 3 का डिवाइड करना है तो आपके 5 मात्रा में तिगुन आ गई। तो तिगुन आ गई तो 15 में से 5 को माइनस कर लीजिए तो 10 मात्रा। 10 मात्रा में तिगुन आती है तो कहाँ से प्रारंभ होगी? 11वीं मात्रा से आपके प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन संख्या 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता है? समवन, नटुवन, कलावंत, खंडहार। क्या कहा जाता है ध्रुपद गायक को? ध्रुपद का आविष्कार कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के अंतर्गत तो माना जाता है राजा मान सिंह तोमर के द्वारा। कौन से ग्रंथ में ध्रुपद का उल्लेख इन्होंने किया था? तो ध्रुपद का उल्लेख इन्होंने किया था मान कोतूहल ग्रंथ के अंतर्गत जो है आपके इन्होंने किया था, ठीक है। और इसमें जो है ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता है? तो कलावंत जो हैं आपके ध्रुपद गायक को कहा जाता है। समवन नहीं, नटुवन नहीं, खंडार। खंडार जो है आपके ध्रुपद की एक वाणी है। तो कितनी वाणियाँ जो हैं आपके ध्रुपद की होती है? तो 4 वाणियाँ आपके ध्रुपद की होती है। कौन कौन सी? गोबरहार, नौहार, डागुर और खंडार। ये जो है 4 वाणियाँ आपकी होती है। प्रश्न संख्या है आपका 8। त्रिपुष्कर का संबंध जो है वो आपके किस युग से बताया गया है? त्रिपुष्कर शारंगदेव, भरत, नारद या मतंग। त्रिपुष्कर देखिए 3 प्रकार के पुष्कर हुए थे। पुष्कर जो हैं आपके अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता है, और ये जो है भरत युग के वाद्य हैं। किस युग के? भरत युग में इनका उल्लेख हुए थे। 2 जो हैं बड़े और एक यानी कि आंकिक था, आलिंग्य था, और तीसरा कौन सा था? आंकिक, आलिंग्य जो हैं। तीसरा और कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में आप छाप करके बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 2 जो है इसका सही जवाब है। शारंगदेव की बात करें तो संगीत रत्नाकर इनका ग्रंथ हो गया, संगीत रत्नाकर। भरत की बात करें तो नाट्य शास्त्र। नारद की बात करें तो संगीत मकरंद हो गया, अभी नारदीय शिक्षा बताया था, और बृहद देसी हो गया, ठीक है। ये है ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या है 9। ढक्का किस प्रकार का वाद्य है? तत्, घन, अवनद या सुशिर। ढक्का जो है वो किस प्रकार का वाद्य है? कैसा वाद्य है ढक्का, बताना है। तो ढक्का दोस्तों, ढक्का का अन्य नाम क्या है? प्रश्न ये भी आ जाए तो इसको धौंसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धौंसा भी इसको कहा जाता है ढक्का को। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये जो कैटेगरी में आएगा वो है आपके अवनद कैटेगरी। कौन सी है? मेम्ब्रोनोफोन इसको कहा जाता है, ठीक है। किसमें? आपके मेम्ब्रोनोफोन जो है इसको कहा जाता है। कौन कौन से ग्रंथों में? संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, संगीत सार, मानसोल्लास, इन ग्रंथों में इनका जो है उल्लेख आपका मिलता है। और इनके जो मुंह होते हैं वो 13-13 अंगुल के जो हैं इनके मुंह होते हैं, दोनों मुंह। और ढें ढें जो है इनका साउंड होता है। कैसा होता है? ढें ढें, इस प्रकार का जो है साउंड होता है। और वाद्याध्याय में जो है इनका उल्लेख आपके रत्नाकर के अंतर्गत भी मिल जाता है। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे पाश्चात्य की मैं बात करूँ तो पाश्चात्य में आपके तत्व को बोला जाता है कॉर्डोफोन्स, ठीक है, कॉर्डोफोन्स। और इनको बोला जाता है घन को
जो हैं अवनद को बोला जाता है मेम्ब्रोनोफॉन्स और सुशीर को बोला जाता है एरोफॉन्स। तो आपके घन को क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। ऑप्शन संख्या 3 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ताल सुधा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके जमुना प्रसाद जी, गिरीशचंद्र श्रीवास्तव, श्री राम विट्ठल जी और उषा रानाडे जी। ताल सुधा जो पुस्तक हैं उसके लेखक जो हैं कौन हैं? बहुत बढ़िया। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू, कितने लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू रहनी चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। ताल सुधा जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं उषा रानाडे जी नहीं हैं, और आपके श्री राम विट्ठल जी हैं या गिरीशचंद्र श्रीवास्तव जी नहीं है या जमुना प्रसाद जी नहीं है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा श्री राम विट्ठल दास, यानी कि स्वामी रामदत्त पारवर्तीकर इनका ओरिजिनल नाम है। स्वामी रामदत्त पारवर्तीकर जो है इनका हकीकत वाला नाम है। प्रश्न संख्या 11 है, राजा भैया पूंछ वाले का जन्म जो है कब हुआ था? राजा भैया पूंछ वाला 1860, 1862, 1872, 1882। तो राजा भैया पूंछ वाले जो है किस घराने के हैं? वो हैं आपके ग्वालियर घराने के। तो राजा भैया पूंछ वाले 1860 में तो भातखंडे जी का होता है, 1862 बाबा अलाउद्दीन खान का होता है, और 1872 में होता है पंडित पलुष्कर जी का, और तो बच गया हमारे 1882 में होता है राजा भैया पूंछ वाले का। ठीक है, तो राजा भैया पूंछ वाले के गुरु का नाम आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। कौन कौन जानते हैं कि राजा भैया पूंछ वाले के गुरु जी का नाम ये है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे 12। प्राचीन कला केंद्र कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, अम्बाला में। प्राचीन कला केंद्र किस जगह पे स्थित हैं? आर्ट एंड कल्चरल की क्षेत्र से जो है बना है ये, और 1956 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना होती है। 1956 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? चंडीगढ़ के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना होती है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय कला केंद्र जब पूछ लिया जाए तो वो कहाँ हैं? दिल्ली में भारतीय कला केंद्र। ठीक है, जयपुर में कथक केंद्र अगर आप पूछ लिया जाए, कथक केंद्र। जवाहर कला केंद्र पूछ लिया जाए तो जयपुर में। संगीत संस्थान पूछ लिया जाए तो जयपुर में आपके स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 13। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की वर्तमान जो है कुलपति कौन है? प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, श्रुति सौडलकर जी, अश्विनी भिड़े जी या आरती अंकलेकर जी। कौन हैं जो भातखंडे विश्वविद्यालय की वर्तमान में जो हैं आपके कुलपति है? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। श्रुति शिरोडकर जी कौन से घराना से? जयपुर घराना से, जयपुर घराना से। अश्विनी भिड़े जी कौन से घराने से? जयपुर से। तो आरती अंकलेकर जी जो हैं कौन से घराने से? कमेंट बॉक्स में छापिए। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, जो हैं अभी वर्तमान में जो हैं कुलपति हैं भातखंडे विश्वविद्यालय के। 1926 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसको मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता था, फिर जो है भातखंडे जी के एक शिष्य ने इनका नाम चेंज कर दिया था, इसका भातखंडे महाविद्यालय इसका नाम रख दिया था। तो वो कौन महान विभूति थी जिसने नाम चेंज किया था? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 14। रस खाना किस नवाब से संबंध था? रस खाना वाजिद अली शाह, अमीनुद्दीन दौला, अकबर, शाहजहाँ। कौन है जो रस खाना से संबंधित है? अकबर नौबत बजाया करते थे। क्या? नौबत, यानी कि नगाड़ा से जो है अकबर का संबंध आपके जाना जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपके दिरंग खान वगैरह ये जो हैं, बीरम खान, ये वीरराम, गुण समुद्र की जो उपाधि दी थी वो दी थी आपके शाहजहाँ के दरबार में। शाहजहाँ का संबंध सितार से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाजिद अली शाह के दरबार से रिलेटेड था। वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो? अख्तर पिया, अख्तर पिया। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 जो है इसका सही नाम है। अब एक प्रश्न और निकल करके यहाँ पे आ गया कि जो है
पंडित जगन्नाथ को कविराज की उपाधि किस बादशाह ने प्रदान की थी? पंडित जगन्नाथ को कविराज की उपाधि किस बादशाह ने प्रदान की थी? कमेंट बॉक्स में छापिए और इसका जवाब बताइए। प्रश्न संख्या है 15। रामामात्य ने कितने थाटों का जो है वर्णन किया है? प्रश्न 15 कह रहा है रामामात्य ने कितने थाटों का वर्णन किया है? 23, 20, 50 या 72। रामामात्य ने कितने थाटों का वर्णन किया है? तो दोस्तों रामामात्य का जिक्र अगर करें तो रामामात्य ने कौन से उस ग्रंथ में इन्होंने किया? स्वरमेल कलानिधि, स्वरमेल कलानिधि, ठीक है, में इन्होंने किया है। और कितने का किया है? वो किया है इन्होंने 20 थाटों का जो है वर्णन किया है। 72 थाट का वर्णन करने वाले कौन थे? वेंकटमुखी। वेंकटमुखी जो है वो आपके 72 थाटों का वर्णन करने वाले जो विद्वान थे उनको जो है जाना जाता है, ठीक है। और 72 में से उन्होंने 19 जो हैं प्रमुख माने थे। कितने? 19 जो हैं वो मुख्य इन्होंने माने थे। ये हैं रामावती जी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 2 20। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आ गया आपकी स्क्रीन पे 16। राग मालकोंस का वादी संवादी क्या है? रेप, साम, गध, मौसा। राग मालकोंस का जो है वादी संवादी क्या हो जाएगा? राग मालकोंस में वर्जित स्वर की बात करते हैं तो ऋषभ और पंचम जो हैं इसमें बिल्कुल वर्जित है, नहीं लगता है। ओडव ओडव इसकी जाति है, भैरवी इसका थाट है, रात का तीसरा प्रहर इसका गायन समय है। तो वादी संवादी क्या रहेगा इसके? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मध्यम षडज जो हैं इसके वादी और संवादी हैं। विकृत स्वरों की बात करें तो ग, ध और नी इसमें विकृत हैं। 3 स्वर जो हैं कोमल इसमें बताए जाते हैं। स्वर देखिए, सा ने सा मा ग म ध नि सा ने द म ग म ग सा। इस प्रकार से इसकी जो है स्वरावली आपके जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आ रहा है आपके स्क्रीन पे 17। सा नी सा, सारे सा, धनी प, नी ध सा नी सा किस राग के स्वर है? मियाँ मलार, मियाँ के सारंग, वृंदावनी सारंग या मदमाद सारंग। तो कौन से उस राग के हैं? मदमाद सारंग की बात करें तो सा ने स रे म प ने प म रे ने स रे। वृंदावनी सारंग की बात करें तो नी सा रे म प नी, ये जाता है। दोनों निषाद का प्रयोग इसमें होता है। मध्यमाद में कोमल नी का प्रयोग होता है। मियाँ मलार, मियाँ मलार की बात करें मरे प ग मरे स नी ध नी सा म प नी ध नी, ये जो है मियाँ मलार है। तो इसका सीधा सा जो आंसर होगा वो हो जाएगा मियाँ की सारंग। मियाँ की सारंग जो है इसमें भी आपके दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। दिन का दूसरा प्रहर इसका गायन समय है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 18। गम रेसा गम ध प म रे नी सा, ये जो हैं किस राग के स्वर है? हिंडोल, शंकरा, हेमंत, मारूबियाग। हिंडोल के हैं या शंकरा के, हेमंत के हैं या मारूबियाग के हैं। देखिए हिंडोल की अगर बात करें तो सा ग म ध नि ध सा नि द म ग सा। और देखिए ऋषभ को अगर कोमल लगा देते हैं हिंडोल में तो सारे सा ने ध म ग म ध नि सारे सा, तो ये क्या बनेगा? सोहनी बन जाता है। ये सुबह का कल्याण है इंडोल, ठीक है। शंकरा जो हैं सारे ग प नि ध सा, इस प्रकार से जाता है। और मध्यम तीव्र का यहाँ प्रयोग होता तो हेमंत के ये स्वर हैं ग म रे सा ग म ध प मा रे ने सा। इस प्रकार जो जा वो आपके हेमंत है। इसका ऑप्शन संख्या 3 जो है सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 19। राग जोगिया का वादी स्वर क्या है? ऋषभ, पंचम, मध्यम और गंधार। दोस्तों ये साधारण रागें इसलिए ली गई है कि कई बार एग्जाम्स में जो हैं
बहुत बेसिक सी रागें पूछी जाती है और उनकी जवाब हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हमने जो सम्मिलित किया है वो बेसिक रागें ही की है। कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं। रे प म और ग, तो दोस्तों जोगिया का जो वादी स्वर है वो है मध्यम, थाट क्या है बेरव, और जाति हैं ओडव शाड़व। अब कौन सा स्वर इसमें परमानेंटली वर्जित है वो कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। प्रश्न संख्या 20, राग पट्टदीप का गायन समय क्या है? 3-4 दिन से ये राग बड़ी घूम रही है, ठीक है। रात्रि का प्रथम, दिन का तीसरा, मध्य रात्रि, दिन का अंतिम। कौन सा जो है राग पट्टदीप का आपका गायन समय है? रात का प्रथम, दिन का तीसरा, मध्य रात्रि, दिन का अंतिम। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो क्या होगा? ऑप्शन संख्या 1, 2, 3, 4 में से तो इसका सही जवाब होगा दिन का तीसरा प्रहर जो है इसका गायन समय हो जाएगा। अगर पट्टदीप के अंतर्गत नी को कोमल कर दिया जाए तो राग बनता है भीम पलासी, क्योंकि गंधार इसमें केवल कोमल होता है, निषाद शुद्ध होता है और थाट इसका जो है आपके काफ़ी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या स्क्रीन पे आ गया है 21। नाट्य शास्त्र में कर्णों की संख्या कितनी है? संख्या है 104, 108, 106 या 109। संख्या है 104, 108, 106, 109। तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 जो हैं 108 इसका सही जवाब लगा दीजिए आंख बंद करके। 108 जो हैं वो आपके सही आंसर लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 22, श्रुति स्तंभ कहाँ पर पाए जाते हैं? श्रुति स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? कालहस्ती, वृंदावन, उडुपी, मदुरई। बहुत लेवल का प्रश्न है ये, यूजीसी आरपीएससी लेवल के ये प्रश्न है ये वाला। कालहस्ती, वृंदावन, उडुपी, मदुरई, क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मदुरई में जो है आपके श्रुति स्तंभ पाए जाते हैं। कहाँ पे? मदुरई में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आ गया है स्क्रीन पे 23। धमार ताल की कुवाड़ एक आवर्तन में कितनी मात्रा में होगी? 9.1/5, 10.4/5, 11.1/5, 7.2/7। ठीक है, धमार ताल की कुवाड़। तो कुवाड़ देखिए, कुवाड़ में होता है 4 मात्रा में 5 मात्रा, बियाड़ में होता है 4 मात्रा में 7 मात्रा, ठीक है, आड़ में होता है 2 में 3 मात्रा, ठीक है। ये हैं फॉर्मूलाज। तो अब जो है हमको धमार ताल की क्या निकालना है? कुवाड़ निकालनी है। निकाल देते हैं भाई। 14 मात्रा और 5/4, 4 चौके 56, 56 में 5 से डिवाइड किया तो 5, 11 पंजे 55, 1 बच गया और 5 आपके लिख दिया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो गया इसका? 11.1/5, 3 जो है इसका सही जवाब हो गया। धमार दोस्तों एक गायन शैली भी है। धमार एक गायन शैली भी है। धमार जो ताल हैं केवल धमार के साथ ही बजाई जाती है, केवल धमार के साथ ही बजाई जाती है। धमार जो गायन शैली है उसके साथ ही इस ताल को बजाया जाता है। 5, 3, 2, 4 का जो है इसका कॉम्बिनेशन रहता है। क्या रहता है? 5 प्रथम विभाग में 5, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, यानी कि क धी ट धा आ ये वाला विभाग, धा आ ग ती ट ये वाला 3, ती ट ता आ ये 4, ठीक है। इस प्रकार से ये विभाग क्रम इसका रहता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन संख्या जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें खाली किस मात्रा पे है? खाली किस मात्रा पर है? ठीक है दोस्तों, स्पीड जो है बड़ी फास्ट चलती है। आपको कैसी लग रही है? क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट में आपको जो है 25-30 प्रश्न जो हैं करवा दिए जाते हैं। बड़ा लंबा समय नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये कैसा लग रहा है आपको? या स्लो करना चाहिए या और तेज़ करना चाहिए, वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं। कई बच्चे समझ जाएँ कि मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं है बोलिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं ज़रूर। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 24 कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1985, 1972, 1999, 2004।
पंडित भीमसेन जोशी जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? ये देखिए, अब एक अगर मैं बात करूँगा पद्मश्री, तो पद्मश्री 1972 में पद्मश्री मिला। मैं बात करूँगा पद्म भूषण, तो 1985 में पद्म भूषण मिल गया। तो पद्म विभूषण कब मिला? तो पद्म विभूषण इनको मिलता है जब आपके पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिलता है, तब इनको पद्म विभूषण मिलता है। ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही जवाब है। ठीक है। और भारत रत्न की जब बात आती है तो भारत रत्न दोस्तों कब मिलता है इनको? भारत रत्न मिलता है 2008 के अंदर भारत रत्न मिलता है। ठीक है। और स्वामी हरिदास सम्मान भी जो है इनको मिलता है। गुरुराज जो है इनके पिताजी का नाम क्या? गुरुराज ही है ना। और गोदावरी बाई जो है इनकी माताजी का नाम है। गोदावरी बाई जो हैं दोस्तों इनकी माताजी का नाम है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो गया? 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। तो आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। इस प्रश्न के बाद आज का अंतिम प्रश्न आ रहा है दोस्तों। ताबड़तोड़ तरीके से जो हैं एक एक ऑप्शंस को क्लियर करते हुए चले हैं। हमने 25 प्रश्न अगर लिए हैं तो इंटू 4 अगर कर देते हैं तो 100 प्रश्न होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि 100 नहीं होंगे तो 80 प्रश्न जो हैं मान लेते हैं। तो कम से कम 80 प्रश्न आज आपने सोल्व किए। मानते हो या नहीं मानते हो आप इस चीज़ को? एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो एटलीस्ट इतने तो बनते ही बनते हैं। ज़्यादा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इससे कम तो नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 25 स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संगीत में श्रुति के लेखक कौन है? भृगुनाथ लाल मुंशी, मनोरमा शर्मा, डॉक्टर यशपाल शर्मा, चमनलाल वर्मा। भारतीय संगीत में श्रुति, इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं? प्रश्न संख्या 25। भृगुनाथ लाल मुंशी या मनोरमा शर्मा या डॉक्टर यशपाल शर्मा या डॉक्टर चमनलाल शर्मा। ये जो है अंतिम प्रश्न है आज का। अंतिम प्रश्न का कौन सही और सटीक जवाब देगा वही होगा विनर, और काजू कतली जो है हमको खिलाएगा। कौन आज की काजू कतली खिलाने के लिए तैयार होता है? देखते हैं। भारतीय संगीत में श्रुति, ऑप्शन संख्या 1 जिन्होंने दिया गलत आंसर, 2 दिया जिन्होंने गलत आंसर, 4 दिया उन्होंने गलत आंसर। इसका सटीक जवाब है डॉक्टर यशपाल शर्मा जो हैं भारतीय संगीत में श्रुति पुस्तक के लेखक हैं। तो चलो बाकी 3 की कौन कौन सी पुस्तकें नोट करो। भृगुनाथ जी की जो पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो वंशी मंजरी, कौन सी है? वंशी मंजरी। मनोरमा जी की अगर हम बात करें तो मनोरमा जी की है संगीत विविधा, संगीत विविधा। और चमन लाल जी की अगर हम बात करते हैं तो है राग तरंग, राग तरंग। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है सही जवाब हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 प्रश्न, आप सभी ने सोल्व किए। और अगर MPPSC का पेपर भी आप लोगों के पास में है तो प्लीज़ इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि आपको ये पेपर भी सॉल्व करवाया जाए। ठीक है। और एस्टेट का रिज़ल्ट आ गया है और सभी को जो क्लियर करने वाले हैं लगभग 10 से 15 बच्चों का मेरे पास मैसेज आ चुका है। आप सभी को बधाई। और जिनका अभी तक मेरे पास में नहीं पहुंच पाए हैं तो वो इस दिए गए नंबरों के माध्यम से हमें कांटेक्ट करके इस पे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप जो है ऑफिशियल नंबर आपका है और व्हाट्सअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ऐड हो सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम प्रणाम। लेकिन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक कैंडिडेट जो हैं 3 व्यक्तियों को जो हैं शेयर करेगा, तो 3 व्यक्तियों को शेयर करेगा तो 30 × 3 कितना हो गया? 90 कैंडिडेट हो गए। वो 90 भी एक एक को करेंगे तो 90 180 तो चेन दोस्तों ऐसे बनती है। तो काफ़ी दिनों बाद में भी आके मुझे इस तरह का क्राउड, इस तरह के जो हैं अच्छे अच्छे कैंडिडेट देखने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए, तो आप सभी खुश रहिए, मौज करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।